तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी ज्वालामुखी के गर्भ से। ए साहब बहादुर, लोग बाग आपको देखने के लिए नहीं आए हैं। अपनी कलमों को तरतीब से संवारते हुए हरी भैया दर्पण में मेरी परछाई देखकर झेप गए। फिर एकाएक बोल्ड बनने की कोशिश में मेरी ओर पलटकर बोले, अरे मैं तो जरा दूरदर्शिता से काम ले रहा था। हो सकता है उन लोगों के साथ एक आध बहन या एक आध सहेली हो। जी नहीं, उन लोगों के साथ सिर्फ एक अदद मम्मी है, मैंने मुंह बिचकाकर कहा। तो क्या वे लोग आ गए? तो और क्या, गाड़ी समय से पहले चल रही है, हमारी तो एकदम मुसीबत ही हो गई। भैया तैयार हो गए? सो रहे हैं कुंभकर्ण महाराज, उन्हीं को जगाने के लिए तो आई हूँ। और हाँ, मौसी ने कहा है मिलन स्वीट्स के यहाँ ऑर्डर दे रखा है, जल्दी से मिठाई ले आओ और देखो पीछे से आना। पलटकर मैं देरी तक ही जा पाई थी कि उन्होंने पुकारा, ए मीता सुन इधर। क्या है बाबा, देर हो रही है। लड़की कैसी है? हेमा मालिनी है एकदम, मैंने कहा और भाग गई। हेमा मालिनी के नाम से हरी भैया का कलेजा धक धक होने लगता है। बड़े भैया आराम से सो रहे थे, 4 खाने की लुंगी और बनियान पहने। सुबह ही नाइट पुलमन से पहुंचे थे, शेप भी नहीं बनाया था। खाना खाकर जो सोए थे, तो अब तक अभी जो लड़की वाले आकर देख जाएं तो दोबारा इस घर का रुख ना करें। माँ और मौसी भी खूब हैं, कम से कम सुबह ही ने संकेत तो दे देती, कोई घर से भाग तो नहीं जाते। उन्हें फंसाने में खुद फंस गई हैं। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। भैया उठिए, माँ बुला रही है, मैंने उन्हें झकझोरते हुए कहा। उन्होंने तुरंत ही आंखें खोल दी। डॉक्टरी पढ़ने का यही एक अच्छा लाभ है, हरी भैया की तरह घंटों प्रभाती नहीं गानी पड़ती। क्या है, क्यों परेशान कर रही हैं? उन्होंने अलसाए स्वर में पूछा। माँ बुला रही है। कह दे आ रहा हूँ, उन्होंने अंगड़ाई लेकर उठते हुए कहा। जल्दी आना और सुनिए जरा ढंग से तैयार होकर आइएगा, मैंने रहस्यमय ढंग से कहा। तैयार होकर आऊँ? क्यों? नीचे कुछ लोग बाग आए हैं। कौन लोग? लड़की वाले, पिछली बार आप आए थे तो आपकी फ़ोटो दिखाई थी माँ ने, उज्जैन वाली। इतनी सुंदर लड़की है, माँ तो एकदम खुश हो गई, कह रही थी अगर दिन अच्छा होगा तो आज ही शगुन भी कर देगी। मैं उत्साह से कहे जा रही थी, पर देखा सामने वाले पर कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कंघी करते करते उनका हाथ एकदम रुक गया था, माथे पर गहरी लकीरें खिंचाई थी। मैं चुप हो गई। लड़की के साथ साथ कौन कौन है? उन्होंने धीरे से पूछा। माँ है, पिताजी है, भाई है, पूरा कबीला है। भाई को जरा ऊपर भेज दे मेरे पास। मैं असमंजस में वहीं खड़ी रही तो खींचकर बोले, सुनाई नहीं दिया क्या? जी अच्छा, मैंने मुंह फुलाकर कहा और जीना उतरने लगी। सारा उत्साह फीका पड़ गया था। हॉल में खनकती हुई हंसी के साथ संभाषण पूरे यौवन पर था। मौसी 1-2 बार उज्जैन हो आई थी। लड़की के भाई पिता भी घर देखने और माँ से मिलने के बहाने 1-2 बार आ चुके थे, इसलिए अपरिचय की कोई दीवार बीच में नहीं थी। मैं एकदम सबके बीच में जाकर खड़ी हो गई। लड़की के भाई की तरफ मुखातिब होकर बच्चों की तरह ठुनकती आवाज में कहा, आपको भैया ऊपर बुला रहे हैं, ऊपर कमरे में। क्षण भर को बातचीत जैसे जम गई। वे पिता की मौन सम्मति पाकर उठे और मैं गाइड की तरह साथ हो ली। ऊपर जाकर देखा, भैया पतलून और कमीज पहन चुके हैं। मुंह पर पानी की छींटें देकर नींद भगाने का भी प्रयास किया गया है। बिखरे बाल भी अब तरतीब से संवारे हुए लग रहे थे। दोनों ने अपना अपना परिचय देते हुए गरम जोशी से हाथ मिलाया। भैया ज़्यादा उत्साहित नहीं लगे, शायद सफ़र की थकान और नींद का बोझिलपन अब भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। तू जा मीता, मैं मिस्टर पाठक को नीचे ले आऊँगा, भैया ने कहा। आदेश था। नरम सरवर में कहे जाने के बावजूद मैं उसे टाल नहीं सकी। मिस्टर पाठक ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुके। हॉल में लौटे तो उनका चेहरा भारी था। सबकी आंखें उन पर टिक गई। क्या बात है ललित? पिता ने व्यग्रता से पूछा। मिस्टर पाठक ने एक बार अपनी और एक बार मेरी माँ की ओर देखा, फिर सख्ती से होठ भींचते हुए बोले, डॉक्टर मनीष चाहते हैं कि उनकी माँ के सामने यह रहस्य ना खोला जाए, मगर मेरी बला से। पापा, इन महाशय का कहना है कि इनकी सगाई हो चुकी है। क्या? कितने कंठों ने एक साथ प्रश्न किया। मनीष, माँ किस बुरी तरह से चीखी। क्या है माँ? भैया ने कमरे में आते हुए शांत स्वर में पूछा।
ये ललित भाई क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। किस लड़के से शादी कर रहा है तू? यह सब चर्चा बाद में भी हो सकती है माँ, भैया ने उसी शांत स्वर में कहा और फिर मेहमानों से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत बहुत अफसोस है, इन लोगों ने अगर जरा भी संकेत दिया होता तो शायद। ओ जरा इन्हें संभालिए, कहते हुए वयोवृद्ध मेहमान एकदम उठ खड़े हुए। हम सब ने चकित होकर देखा। माँ बेहोश होकर कुर्सी पर ही लुढ़क गई थी। मैं तो चीख कर उनसे लिपट जाने की हुई, पर भैया ने सख्ती से मुझे दूर खड़ा कर दिया। उस समय उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर में तराशा गया हो। अपने मजबूत बाहों में माँ का दुर्बल शरीर समेटते हुए उन्होंने भीतर जाते हुए इतना ही कहा, मौसी मेरे साथ आना जरा। पीछे पीछे जाने की इच्छा को बहुत मुश्किल से रोक पाई मैं। वहीं सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मिसेस पाठक मेरा सिर सहलाती रहीं, अजीब असमंजस की स्थिति की। एकाएक ललित ने कहा, हम अब चले पापा? ना बेटे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बहन जी की हालत जरा ठीक होने। तो आप रुकिए, मैं जा रहा हूँ। ठहरो दादा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उस दर्प भरे स्वर में चौंक कर मैंने सिर उठाया। कमरे में उस सजी धजी मूर्ति का अस्तित्व तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन क्या यह वही चेहरा था जो कुछ समय पहले तक शर्मीली मुस्कान से दमक रहा था? भैया का चेहरा अगर काले संगमरमर में बदल गया था तो यह भी पूरी की पूरी सफ़ेद प्रतिमा बर्फ हो गई थी। अरे ये लोग जा रहे हैं, अंदर चाय लग गई है ना? खुशबू का एक भपका आया और लजीली मुस्कुराहट लिए हरी भैया कमरे में दाखिल हुए। एक क्षण को अनचाहे सबकी निगाहें उन पर टिक गई। गोरे चिट्टे हरी भैया नेवी ब्लू पैंट और क्रीम कलर की मनीला पहने सचमुच बड़े प्यारे लग रहे थे। उन्होंने अपनी सजावट पर काफ़ी समय खर्च किया था। टाई पिन से लेकर जूतों तक सब कुछ लगदग रहा था। सबको अपनी ओर घूरते देखा तो वे कुछ सचेत हो गए। और लोग कहाँ हैं? चाय बिल्कुल तैयार है। बेचारे हरी भैया, इतना तरस आया उन पर, दीन दुनिया से बेखबर ये चाय की मेज ही सजाते रह गए थे। आपकी तारीफ? ललित के पिताजी ने पूछा। ये हरी भैया हैं, मैं बच्चों की तरह इतना ही कह पाई। पढ़ते हैं? जी हाँ, बीकॉम फाइनल में हूँ, उन्होंने लजीले अंदाज में कहा। ललित और सुलक्षणा इस बीच कब चले गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद तौलिए से माथे का पसीना पहुँचते हुए भैया बाहर आए। अब वे कैसी हैं? मिस्टर पाठक ने व्यग्रता के साथ पूछा। अब अच्छी हैं, थैंक गॉड। क्या ऐसा अक्सर होता है? मिसेस पाठक ने पूछा। जी पहले अक्सर होता था। दरअसल मेरे पिताजी और मुझसे छोटी एक बहन एक साथ एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उस हादसे ने माँ का मन बहुत तोड़ दिया। किसी भी आघात को सह नहीं पाती। मुझे अफसोस है सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, मिस्टर पाठक ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आप लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, मैं अपनी शर्मिंदगी का बयान नहीं कर सकता। भैया ने भर्राए कंठ से कहा। नहीं, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, मिस्टर पाठक ने सांत्वना के स्वर में कहा। मुझे वे पति पत्नी सज्जनता की प्रतिमूर्ति सी लगे। आत्मग्लानि से उबरकर अब भैया ने सिर ऊपर उठाया। अरे हरी, तुम कहाँ थे अभी तक? जज साहब, यह मेरा छोटा भाई हरीश है। हाँ, अभी नमिता जी ने परिचय कराया था। भैया चाय यहीं मंगाई जाए या? हरी भैया कहते कहते रुक गए। प्रसंग का गांभीर्य अब भी उनकी समझ में नहीं आया था और सबके सामने उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता था, पर शायद वातावरण के तनाव को वे कुछ कुछ अनुभव कर रहे थे। एक एक कप चाय भी हम आपको ना पिला सके, हमें बहुत दुख होगा। मुझे उम्मीद है आप ना नहीं करेंगे। भैया इतने विनम्र भी हो सकते हैं, यह तो मेरी कल्पना से भी परे था। शायद वे अब भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुरोध को पाठक दंपति टाल नहीं सके। मेज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सबने निशब्द चाय के घूंट भरे और उठ खड़े हुए। भैया, मैं और हरी भैया गाड़ी तक उन लोगों को छोड़ने गए। मौसी माँ की सेवा का बहाना लिए कमरे में बैठी रही। गहमा गहमी में बीता हुआ दिन शाम को यूं चुपचाप उदास होकर लौट गया था। माँ, मुझे कुछ कहना है। माँ के तलवों में घी की मालिश करते हुए मैंने सिर उठाकर देखा। भैया छाती पर दोनों हाथ बांधे विवेकानंद की मुद्रा में खड़े थे। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर लेटी रही। इतना रोष हो आया माँ पर, पिछले 2 दिनों से उन्होंने भैया से एक बार भी बात नहीं की थी। बेचारे चुपचाप उनकी सेवा करते रहे थे।
इन दिनों उनका चेहरा इतना करुण लगता था कि दया हो आती थी। मैं सोचता हूँ माँ, अब तुम्हारी तबीयत इस लायक हो ही गई है कि मेरी बात सुन सको और सह सको। और वैसे भी मेरे पास अब समय नहीं है, सुबह की बस से मुझे चले जाना है, भैया ने कहा और दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वे कलाई घड़ी को गोल गोल घुमाते रहे। शायद अपनी बात ठीक से कह पाने का साहस संजो रहे थे, पर माँ ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बोली, मीता मीता दरवाज़ा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। मैं उठने लगी तो भैया ने हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। दरवाज़ा मैंने जानबूझकर बंद किया है मीता, इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। आशा रह गई है, 2 दिन से छटपटा रहा हूँ, पर इतने सारे लोगों के बीच में मैं अपने मन की बात नहीं कह पा रहा हूँ। उस दिन कह तो चुका था मन की बात, क्या अब भी कोई कसर बाकी है? माँ एकदम उठ बैठी। उत्तेजना से उनकी माथे की नसें फड़कने लगी थी। उस दिन कहाँ कुछ कह पाया था, तुम सुनने की स्थिति में ही नहीं थी। आशा थी कि तुम स्वयं पूछोगे कि मैं यूं हूँ, एकाएक कैसे चला आया हूँ। सोच रहा था कि शादी की बात सुनकर तुम्हें कुछ तो उत्सुकता होगी, पर लगता है तुम्हें अपने बच्चों में उतनी दिलचस्पी ही नहीं रह गई है। दिलचस्पी नहीं होती तो तेरे लिए क्या दुनिया जहान की लड़कियां देखती फिरती मैं? 4 भले आदमियों के सामने मेरा अच्छा तमाशा बनाया तूने। और माँ ऐसे कांपने लगी जैसे जूड़ी चढ़ आई हो। भैया प्लीज़ अभी ये सब बातें रहने दो। माँ की हालत देख रहे हो ना? देख रहा हूँ और बरसों से देख रहा हूँ। अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को मझधार में छोड़कर पहले दौड़कर इन्हीं को तो देखना पड़ा है, इन्हीं को तो संभालना पड़ा है। सारी जिंदगी यही तो करता आ रहा हूँ, तब तो 25 साल की उम्र में एकदम बूढ़ा जो गया हूँ। माँ का हिलता हुआ शरीर एकदम काठ की तरह स्थिर और निस्पंद हो गया था। वे फटी फटी आंखों से भैया को देखने लगी थी, पर वे एक क्षण को भी वहां नहीं रुकी। माँ देर रात तक तकिए में मुंह छिपाए सुबकती रही। मौसी ने तरह तरह से मुझसे तर्क वितर्क किए, पर मैंने कुछ नहीं बताया, और बताने को था भी क्या। सुबह भैया बस के लिए घर से निकले, उस समय माँ सो रही थी। काफ़ी रात गए वे सो पाई थी, इसी से उन्हें जगाया नहीं गया। जाते हुए कमरे में चुपचाप बुलाकर उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया था। रात देर तक सो नहीं सका था, काफ़ी बातें इकट्ठा हो गई थी मन में। तू पढ़कर फाड़ देना, और शायद तेरे संदूक में भी यह सुरक्षित ना रहे। और यह है तेरी भाभी की फ़ोटो। झपट कर फ़ोटो उठा ली थी। एक भरा भरा चेहरा, 2 हंसती हुई आंखें। मौसी की ब्यूटी परेड में खड़ी होती तो शायद फेल हो जाती, पर कुल मिलाकर मुझे अच्छी लगी। कितनी स्वीट है ना? क्या नाम है भैया? बेला। ओ लवली। ये लोग पंजाबी क्रिश्चियंस हैं। भैया की इस घोषणा से मेरी खुशी वहीं जम गई। क्यों, बुरा लगा सुनकर? नहीं, अपने लिए नहीं, मैं माँ के लिए सोच रही थी। मुझे मालूम था माँ नाराज होंगी। मैं अपने को उस विस्फोट के लिए तैयार करके आया था, लेकिन बिना कुछ जाने उन्होंने जो उपेक्षा बरती है, बहुत तकलीफ दे है। भैया रिक्शा ले आए हैं, चल रहे हैं ना? हरी भैया कमरे में आए और भैया ने चेहरे पर फैलती उदासी की चादर को एकदम समेट लिया। दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर झूलते हुए स्कूटर की ओर चले गए। मैं डबडबाई आंखों से उस ओर देखती रही। भैया पिछले 6 सालों से बाहर थे। मेडिकल उन्होंने ग्वालियर से ही किया था और वहीं अब हाउस जॉब भी कर रहे थे, पर कभी उनके जाने का इतना दुख नहीं हुआ। इस बार पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे वे हमेशा के लिए जा रही हों। मौसी की पैनी दृष्टि सारे घर को नापे रहती है। भैया के जाते ही बोली, आज तो बड़ी प्राइवेट बातें हो रही थी। क्या कह रहा था मनीष? भाभी की फोटो दिखा रहे थे। मैंने तुनक कर कहा, भैया ठीक ही कह रहे थे, इस घर में प्राइवेसी नहीं है। कहाँ है फोटो, दिखाना जरा। इतना घुन्ना लड़का है, 2 दिनों से मैंने 20 बार पूछा, पर मुझे जरा भी सुराग नहीं दिया। मेरे कमरे में आकर देख लेना ना फोटो, मैंने कहा और अपने कमरे में चली गई। मेज पर शिव पार्वती का एक फोटो था। वह चंदन के फ्रेम में मेरे लिए सुपर्णा मैसूर से लाई थी। मैंने उसी में वह फोटो सजा दिया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी। उसके क्रिश्चियन होने की बात सुनकर दुख भी हुआ, पर मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि मुझे भैया का साथ देना है, उनका बचाव करना है। इसी निश्चय के बल पर मैं घर में उठते तूफान का सामना कर सकी। सहेलियों के बीच गर्वोन्नत होकर इस अंतरजातीय विवाह की सूचना दे सकी। माँ की प्रतिक्रिया तो अपेक्षित ही थी। वे दिन भर बेहोश होती रहीं, लेकिन मौसी बहुत ही जल्दी संभल गई और माँ को सांत्वना भी देने लगी। उनकी आलोचना का तीखापन परिचित था,
पर उनकी यह समझदारी लगा जैसे भीतर ही भीतर वे भैया के इस विवाह से प्रसन्न है कौन जाने। दिन भर उधेड़-बुन के पत्र को हाथ भी नहीं लगा पाई। मौसी को देख लेने का अंदेशा बराबर था। रात को माँ के सो जाने के बाद ही खोल सकी। पत्र क्या था? यादों का एक लंबा सिलसिला, नैरोबी के सुहाने दिनों की ढेरों स्मृतियां। नैरोबी जहां पापा थे, सुनीता दीदी थी, सुख था, संपन्नता थी, ठहाके थे, किलकारियां थी। यहाँ आने के बाद वे सारी स्मृतियां मोहर बंद करके रख दी गई थी, क्योंकि उनसे माँ को तकलीफ होती थी। पता नहीं किस संजीवनी से भैया ने उन्हें अपने मन के भीतर यूं तरोताजा रखा हुआ था। मैं तो सब भूल भाल गई थी। 10 साल पुरानी बातें थी। एक 7-8 साल की लड़की याद भी क्या रख पाती। भैया ने लिखा था, माँ का दुख बहुत बड़ा था मानता हूँ, पर अपने शोक से उबरकर उन्होंने क्षण भर को तो हम बच्चों का ख्याल किया होता। जिन्हें काल यूं निर्ममता से छीन ले गया था, वे क्या सिर्फ उनके पति थे? क्या हमारे पिता नहीं थे? सुनीता क्या हमारी कोई नहीं थी? क्या हमारी उम्र मृत्यु के अंतिम सत्य को रूप में स्वीकार करने की थी? चाहिए तो था कि माँ अपनी ममता का आंचल कुछ और फैलाकर पापा का भी स्थान ले लेती, पर वे तो माँ ही नहीं रह पाई इस पराए देश में, पराए घर में, पराए हाथों में हमें छोड़कर निश्चिंत हो गई। पराया शब्द शायद तुम्हें ठीक ना लगे मीता, मौसी लाख उनकी बहन थी, पर हम उन्हें कितना जानते थे। हर बार हर काम के लिए उनका मुंह धोना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते हुए मेरी आत्मा को कष्ट होता था। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था वह तो हमारा था। फिर भी मेरा संकोच कभी नहीं टूटा। माँ किसी चीज़ के लिए झिड़क भी देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इस सिर दर्द से बचने के लिए ही मैंने ग्वालियर में दाखिला लिया था। रोज रोज स्वाभिमान की हत्या मैं नहीं कर पाता। मौसी ने हम लोगों के लिए बहुत किया। मेरी परीक्षा के दिनों में वे रात रात भर मेरे लिए चाय बनाती रहीं, सुबह सवेरे अलार्म लगाकर मुझे जगाती रहीं। मेरे लिए उन्होंने स्वेटर बुने, पिकनिक के लिए खाना बना कर दिया, मेरी बीमारी में दिन रात मेरी सेवा भी की। पर उनकी इस ममता के भीतर ईर्ष्या की एक हल्की सी परत है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार इच्छा होती है कि अपनी सारी अच्छाइयाँ किसी जादू के जोर से हरि को दे डालो, तभी शायद इस संतरास से मुक्ति मिले। इसके बाद भैया ने बेला से अपने परिचय की कहानी लिखी और अंत में लिखा, वह घर नहीं है, ज्वालामुखी है। किसी दिन तुम भी उस गर्भगृह से बाहर आने के लिए छटपटाओगी मीता, तब मुझे खबर करना, जहाँ भी रहूँगा दौड़ा आऊँगा। पत्र का कई बार पारायण करके मैंने उसे अपने ट्रंक में छिपा कर रख दिया। सोच लिया था कि किसी दिन माँ को जरूर दिखाऊंगी। भैया के मन की अंधेरी गुफाओं में एक बार उन्हें फेरी लगानी ही होगी, नहीं तो माँ किस लिए बनी थी। भैया के पत्र का अंतिम वाक्य मैंने कागज पर अंकित कर लिया था। मेरे लिए वह दीप स्तंभ हो गया था। मैं और हरि भैया निश्चय कर चुके थे कि घर वालों के विरोध को ताक पर रखकर भैया के विवाह में अवश्य भाग लेंगे, पर उन्होंने हमारे इस निश्चय पर पानी फेर दिया। इस बार भी उन्होंने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ा था। शादी की सूचना तब मिली जब 8 दिन ऊपर हो चुके थे। सूचना क्या थी? अच्छा खासा पार्सल था मेरे और हरि भैया के लिए। 2 कलाई घड़ियां थी HMT की, जिनके पीछे लिखा था भाभी की ओर से, और 7 दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें थीं जो समय समय पर यहाँ से भेजी गई थी। भैया की सख्त हिदायत थी कि सारी तस्वीरें सही पतों पर वापस भेज दी जाएं। माँ और मौसी को अब इन कामों में कोई रस नहीं रह गया था, इसलिए यह दिलचस्प काम हम ही लोगों के सिर पर आ पड़ा। एक सुबह चाय की मेज पर ही हमने इस वापसी अभियान का शुभारंभ कर दिया। डाइनिंग टेबल का काला टॉप किसी एल्बम की तरह लग रहा था। हरि भैया बिखरे हुए फोटो में से एक एक चुनकर नाम और पते मिलाते जाते और मैं लिफाफों पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखती जा रही थी। आखिरी लिफाफे को सील बंद करते हुए हरि भैया बोले, और 2-1 साल बाद हमारी मीता की फोटो भी इसी तरह जगह जगह भेजी जाएगी और इसी तरह लौटाई भी जाएगी। मैंने उनका वाक्य पूरा करते हुए कहा, लौटाकर तो देखे कोई, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक काल्पनिक मुक्का हवा में उछाल दिया। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है। मान लो तुम्हारे पास कोई 10-20 फोटो आ गए तो क्या सबसे शादी करोगे? नहीं, शादी तो खैर एक से ही करूंगा, पर तस्वीरें सब संभाल कर रख दूंगा।
बीवी ने जरा आकड़ दिखाई कि अपना एल्बम दिखाकर कहूंगा कि देवी जी देखो, श्रीमान हरिप्रसन्न शर्मा की अर्धांगिनी बनने के लिए कितनी बालिकाएं ललायित थी। तब तो और भी उसकी पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना गया है। मैंने कहा, वायरी क्यों मन पे लड्डू फोड़ रही है? साबुत हाथ पांव की एक ही मिल जाए तो भाग समझना, 10-20 तो क्या आएंगी अपने दरवाजे। मौसी की बात से हमारी हंसी मुंह में ही जम गई। माँ भी नाराज हो गई, बोली, छोटी तू जब करेगी उल्टी बात ही करेगी। कोई मेरा लल्ला लंगड़ा लूला है जो लड़की नहीं मिलेगी? और उन्होंने हरी भैया के गोरे गुबराले चेहरे की बलाई ले ली। लंगड़े लूले की क्या शादी नहीं होती जीजी? शादी होना और बात है और अच्छे खानदान से रिश्ता होना और बात। लड़की वाले घर देखते हैं, घराना देखते हैं। कोई हमारे माँ बाप की तरह लड़की को घूरे पर नहीं फेंक देता। पूजा घर से मौसा जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति अथर्व शीर्ष का ओट लेकर वे मौसी के व्यंगवानों से बचना चाहते थे। उनकी यह जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरी भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब सुख मिल जाते हैं छोटी? मुझे देख कितना दुख छाती में छिपाए बैठी हूँ। पति तो भाग्य ने छीन ही लिया, बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को और घराने को ओढ़ूं या बिछाऊं? तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है, उसकी बदौलत सिर उठाकर चल सकती है। फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा जलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग बस ठाकुर जी के आगे घंटों घंटी बजाना ही जानते हैं। इतनी खींच, इतनी ऊब हो आई मुझे, पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी और साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्त्रनाम सुनाई दे रहा था। हरी भैया चलिए घर घर की कहानी दिखाएं, वीना कह रही थी, खूब अच्छी पिक्चर है। मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी? वे पुस्तक पर आंख गड़ा ही विषण स्वर में बोले, बेकार की फिलॉसफी मत झाड़िए, चलिए ना। लौटते हुए कविता के यहाँ से होते आएंगे, मुझे अपनी कॉपियाँ लेनी है। मेरी सहेलियों के नाम से खिल उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्ववत पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। अरे चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से इतनी खुशामद कर रही हूँ। आप साहब ज़्यादा ही स्कॉलर बनने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीनकर फेंक दी। मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ जो हर जगह तुम्हारे साथ चिपकता फिरूं? प्लीज़ मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। ये आंखें, यह चेहरा, ये आवाज़। चाहिए तो था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भर कर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती ही रह गई। किसी तरह अपने को ठेलकर दरवाजे तक ले तो गई, पर उतनी देर बाद उस जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। सॉरी मीता, मैं अनचाही ठिठक कर रह गई। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है? यह कमरा, यह घर, ये सब तो तुम्हारा है। हम तो केवल क्या हैं हम लोग, यही समझ ही नहीं आता। नौकरों की भी तो अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइट्स हैं। सॉरी होना क्या इसे ही कहते हैं। उसके बाद वहाँ रुकना संभव ही नहीं था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर में पड़ी रही। दुख, अपमान, रोष, ममता, सब का सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कर हार गई, पर मौसी ने 1.25 रुपए के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में 4थे नंबर पर आए थे। उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के व्यंगवानों ने तो उसे करुण ही बना दिया था। आखिर माँ ने ही डांटा था, चुप कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं नदी कुआं पर कर बैठेगा तो जिंदगी भर रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसा जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रखे थे। ये मेरे बेटे की पास होने की मिठाई है बिटिया। गरीब आदमी हूं ना, ज़्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ़ सी लड़की थी मैं। उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल्य मुझसे छिपा नहीं रहा।
वह थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात गए लौटे थे हरी भैया, आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पाए जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूस दिया। क्या है ये? वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने भरी हुई आवाज में पूछा। एक हमारे हरी भैया है ना, उनके पास होने की। मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, किसने बांटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा, ठीक है ना, और अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी में सिर्फ वे ही मना सकते हैं ना। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी? आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख, सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर अम्मा बिच बिच जाती थी। उस समय मैं उनके आंखों का तारा हुआ करता था। और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष, मनीष, मनीष। और पलंग की पाटी पर सिर रखकर वे सिसक सिसक कर रो पड़े। छोटी थी उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कम माना है। उनके आंसू सोख लिए थे, मैंने उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका यह व्यंग कैसा कर गया, भीतर तक तिल मिला उठी मैं। दूसरे पहर में अपनी बुनाई लेकर छत पर बैठी हुई थी। हरी भैया पास आकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी जानबूझकर दो के उलटफेर में उलझी रही। मीता, मैटिनी तो अब शायद नहीं मिलेगा, फर्स्ट शो में चलोगी? नहीं, रहने दीजिए। यानी कि नाराज हो गई, यही ना? ठीक तो है, इस घर में हर एक को नाराज होने का अधिकार है, सिवाय मेरे। नाराज होने की बात नहीं है हरी भैया, बस मूड नहीं रहा, मैंने कुछ तलखी के साथ कहा। वे चुप हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा चलो नेहरू पार्क चलते हैं, वहाँ से लौटते हुए किशन के यहाँ चलेंगे। उसकी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज रहने दो। अच्छा, तो तुम्हारी कविता के यहाँ चलते हैं, या फिर वह कौन है, अपर्णा सुपर्णा, उसके यहाँ आते हैं? कहा तो भाई कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने खींच कर कहा। वे फिर चुप हो गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहायता उतर आई। मेरे रूठ जाने का दुख उन्हें साल रहा था, परंतु मुझे मनाने का कोई उपाय भी वे खोज नहीं पा रहे थे। उनकी उदास डबडबाई आंखों को मैं अधिक देर तक नहीं सह पाई। अपने स्वर को यथाशक्ति नरम बनाकर मैंने कहा, सच कहूँ हरिदा, आजकल किसी के घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं भी जाती हूँ तो तुलना में अपना घर उभर कर सामने आ जाता है। सोचती हूँ, इतने अभाव में, दुख में ये लोग कैसे खुश रह लेते हैं। दुनिया भर की मनुष्यत हमारे ही यहाँ क्यों है? कविता की माँ 6 महीने से खाट पर पड़ रही है। सुपर्णा का इतना बड़ा परिवार इतनी सी आय के सहारे चल रहा है। तुम्हारे किशन के यहाँ 3 अनब्याही बहनें बैठी हुई हैं, फिर भी उन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है जो मन को बांध लेता है। जाती हूँ तो लौटने की इच्छा ही नहीं होती, और यहाँ तो हरदम भाग जाने का मन होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह कोई रहने की जगह थोड़ी है, यह तो कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी नहीं रहते, उनकी छाया रहती है। अपने आप को दफनाकर उन पत्थरों की तरह जड़ी हुई छाया भर है। छी, क्या नवकवियों जैसी उपमाएं दे रही हो। क्या इससे अच्छी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, उपमा उत्प्रेक्षा क्या जानूं, जैसा सोचता हूँ कह डाला। पर तुम जानती हो मीता, कब्रिस्तान में भी कभी कभी कोई प्यारा सा पेड़ उगाता है, अपने सिर पर ढेर सारे खुशबूदार फूलों का मुकुट धारण किए हुए। यह अनोखा पेड़ वातावरण की उदासी को सुगंध में भिगोता रहता है। इस पेड़ का नाम जानती हो? मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उन्हें देखा। उनकी आंखों में उस फूल का नाम पढ़ लिया। इसके बाद भी रूठे रहना क्या संभव था? मीता, थोड़ी देर बाद वे बोले, तुम्हें वह जूनी कसेरा बाखलवाला का घर याद है? नहीं तो कभी कभी वह घर बहुत याद आता है। उस घर के साथ कितना क्या कुछ छूट गया। तुम्हें याद है मीतू, तुम लोग जब आए थे ना, तब दिन भर तुम कहा करती थी, यह घर गंदा है, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत छोटी थी ना उस समय, मैंने अपराधी स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मन की बात कह सकी। जो बात मनीष भैया और मौसी अनुभव करके रह जाते थे, वह तुम बेझिझक कह डालती। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह घर छोटा है, गंदा है, अम्मा को भी। और तब से इस मनहूस कोठी से बंध गए हम। यह घर क्या शुरू से ही मनहूस लगता रहा होगा? मैंने विस्मय में भरकर कहा। क्या पता,
तब इतना समझने की अकल कहाँ थी। इतना याद है, बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे। साल भर तक वे पुराने मकान का किराया भरते रहे, पर अंत में उन्होंने भी हथियार डाल दिए। वे मुझसे अलग होकर नहीं रह सकते थे। मैं अम्मा के बिना नहीं रह पाता था, और अम्मा, उनके लिए इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, इतना ऐश्वर्य, इतनी हुकूमत छोड़ना बहुत कठिन हो गया था। वैभव की इस दौड़ में मैं और बाबूजी कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। बाबूजी के पास तो फिर भी उनके ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अपने निष्प्रयोजन जीवन का क्या करूं? तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? जब से माँ की नज़रों में जो बेटा पूरे घर में गया बीता हो गया है, उससे अच्छी बातों की अपेक्षा की जा सकती है? हरी भैया बोले। ओ, अब समझी। सुबह वाली बात फांस की तरह चुभ रही है मन में अब तक। मैंने अपने स्वर में ढेर सी ममता उड़ेल कर कहा। मौसी की बातों का बुरा मानने चले तो हो चुका। दिन भर मातम ही मनाना होगा। जानते तो हो उनकी आदत। जानने से क्या पत्थर बना जा सकता है? हाड़ मांस का मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही तो सह पाऊंगा। सच कहता हूँ मीतू, पढ़ते हुए भी कभी कभी इसी ख्याल से कांप उठता हूँ कि क्या होगा इतनी मेहनत का। अम्मा को खुश करने लायक परिणाम तो मेरा कभी नहीं बन सकता। तब फिर हफ्तों तक पुस्तक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो। कहाँ पढ़ा था यह वाक्य? किसी नाटक में, उपन्यास में, या भैया के पत्र में? कहीं भी पढ़ा हो, आज इस बेला उसका स्मरण हो आना सार्थक हो उठा था। उस बार बीकॉम में हायर सेकेंडरी पाने पर जब मैंने उनका अभिनंदन किया तो बोले, अभिनंदन की असली हकदार तो तुम हो। परिणाम का सारा श्रेय तुम ही को जाता है। शनिवार की शाम को मैं हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर सिर उठाया। मौसा जी नहाकर शाम की संध्या वंदना के लिए अंदर आ गए थे। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर उन्होंने सूती धोती उतार खूंटी पर टंगी लाल रंग की रेशमी धोती पहनी। आसन लेने के लिए और मुड़े तो मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया। अपनी झेप मिटाते हुए बोले, कहिए पंडितानी जी, क्या निरीक्षण हो रहा है? निरीक्षण यह हो रहा है कि अब इस पूजा वाली धोती का काफ़ी पहले रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था। मैंने दबंग स्वर में कहा। एक बार और कायाकल्प कर दो इसका। अब की तनख्वाह मिलने पर पहला काम यही करूँगा, ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। वे आसन पर बैठ गए। आचमन लेकर ध्यानस्थ होने को ही थे कि सहसा मुझे कुछ याद आ गया। मौसा जी, आज आपके वे तिवारी जी आए थे, गोरखपुर से किताबें मंगाई थी ना आपने, वे दे गए हैं। अच्छा, कब लौटे लखनऊ से? कल ही आए थे और कह रहे थे शर्मा जी से कहना मेरी मिठाई तैयार रखें, दफ्तर में पार्टी दे देने से तो आप बच नहीं जाएंगे। एक शर्मीली मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। अच्छा मौसा जी, दफ्तर में तो आपने प्रमोशन की पार्टी दे दी और हमें बताया तक नहीं। चाहिए तो था कि सबसे पहले घर में मिठाई आती। मैंने मुंह फुलाकर कहा। घर में बतलाने जैसी कोई बात नहीं थी बिटिया। मेंढक कितना भी फूल जाए, बैल बनने से तो रहा। दफ्तर का बाबू, प्रमोशन हो गया तो क्या, बहुत से बात ओएस बनूंगा और क्या। हंसकर ही कही थी उन्होंने ये बात, लेकिन उसमें छलकती हुई व्यथा को मैंने पा लिया और मैं भी उदास हुई। सुख में हो या दुख में, मनुष्य को सबसे पहले घर ही याद आता है। कैसे जब्त कर पाए होंगे इतनी बड़ी खुशी को वे मन ही मन में। तिवारी जी बता रहे थे, दफ्तर में उन्होंने बहुत शानदार दावत दी थी। बाहर की दुनिया में जो इतना लोकप्रिय है, उसका अस्तित्व घर में इतना नगण्य क्यों है? मुझे तो कई दिनों तक यह भी नहीं पता था कि वे दफ्तर भी जाते हैं। उनके ऑफिस आने जाने को लेकर घर में कोई गहमा गहमी ही नहीं होती थी। जूनी केसरा बाखल वाले घर की एक धुंधली सी याद है कि मौसा जी बाहर से लौटे हैं तो मौसी ने आगे बढ़कर हाथ से झोला लिया है, उनके लिए चाय बनाई है, उनके लिए पान लगाया है। अब तो मौसी के पास इतना समय ही कहाँ है। मिश्रानी है, रामदीन है, वे ही सब देखभाल कर लेते हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे मौसा जी पौराणिक चित्रों के शिव की तरह लग रहे थे। ठाकुर जी के पास जलते हुए दीपक का मंद प्रकाश उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए दे रहा था। रहस्य में ही तो थे वे। कितना जानते थे हम लोग उनके विषय में। घर से बाहर की दुनिया में उनका क्या रूप था, कभी जाना ही नहीं। पिछली साल की एक बात याद आई। नया नया कॉलेज था, नई नई सहेलियाँ थी। सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी मधुलिका। श्रीनगर कॉलोनी में बड़ा सा बंगला था उसका। रोज गाड़ी छोड़ने आती थी, लेकिन बातचीत में अमीरी की जरा भी बू नहीं थी। बहुत जल्दी घुल मिल गई थी हम दोनों।
2-4 बार उसके घर हो आने पर मैंने उसे अपने घर पर भी आमंत्रित किया। 3-4 घंटे तक गपशप की महफिल जमने के बाद वह जाने को ही तो मैं फाटक तक उसे छोड़ने गई थी। उसी समय मौसा जी अपनी साइकिल लिए दफ्तर से लौट रहे थे। अच्छा, तो ये पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी आते हैं? मधुलिका ने पूछा। कौन से पंडित जी? यही जो अभी अंदर गए। हमारे पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर है ना, वहाँ हर रविवार को इनका चक्कर लगता है। खूब भक्ति ने जोड़ रखी हैं, 2-2 घंटे तक भविष्य बाजते रहते हैं। यू नो ही इज़ अ लेडी किलर। इससे ज़्यादा मुझसे सुना नहीं गया। मधु, ही इज़ माई, वे मेरे मौसा जी हैं। ज्योतिषी बहुत अच्छा जानते हैं और किसी से कुछ लेते भी नहीं। तुम तो जानती हो ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं रहती। सॉरी नमिता, मुझे मालूम नहीं था, मधु ने झेपते हुए कहा। बात आई गई हो गई, पर जब भी मधु को देखती वही बात याद आ जाती। क्या वह सच कह रही थी? ऐसा होना असंभव भी तो नहीं। मनुष्य ही तो आखिर है वे, कहीं तो उनके अहम की तुष्टि होनी चाहिए। पत्नी द्वारा निरंतर लांछित और अपमानित व्यक्तित्व को कहीं तो सिर उठाने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई जिएगा कैसे? बिटिया, जी मैंने चौंक कर कहा। पाठ कर रही हो ना? कर तो रही हूँ, आपने बीच में टोक दिया। तुम कर नहीं रही इसलिए टोका। पता है तुम कितनी देर से एक ही पन्ना खोले बैठी हो? आज मन ही नहीं लग रहा और मैंने रामायण बंद करके रख दी। मन अपने से लगता थोड़ी ही है, उसे तो कान पकड़कर लगाना पड़ता है। और उनकी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। बिटिया, वे एकाएक गंभीर होकर बोले। कहिए, अपना मन अच्छे से टटोल कर देखा है तुमने? तुम कहोगी तो अब भी सारा आयोजन उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। बुराई जो भी आनी है मेरे सिर आएगी, तुम चिंता मत करना। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? यह मत सोचो बीता बेटी कि मैं भी तुम्हारी मौसी की तरह अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तुम एक बार संकेत भर कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मौसा जी, आप तो गलत सलत पता नहीं क्या सोच लेते हैं। मैंने बेसुरी खिलखिलाहट के साथ कहा और बाहर भाग गई। पूजा घर के बाहर खड़ी होकर पहले अपनी उफनती सासों को सामान्य किया, फिर धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। हॉल में मौसी रंग बिरंगे कपड़ों का अंबार लेकर बैठी थी। ए छोकरी, कहाँ थी अभी तक? शनिवार की शाम को मैं क्या करती हूँ मालूम है ना? हाँ, सो तो मालूम है। एक वो नरसी भगत कम थे क्या घर में? अब ये एक मीराबाई बनी जा रही है। काम क्या है बोलो ना? काम क्या एक है, इन साड़ियों पर फॉल लगाने हैं, इनमें मोती टाकने हैं, इनमें गोटा लगेगा और इन पर फूल लगेंगे। तो एक दर्जी बिठा लो ना घर में, चुटकी में सब काम हो जाएगा। मैंने बेजारी से कहा। दर्जी तो बिठा लूँ, पर फिर तो नेक किस बात का लेगी बता तो? बहन बेटी के यही तो काम होते हैं। हाँ, और यह कार्डों का डब्बा ले जा, सब नमूने देखकर छाटकर अच्छा सा ब्लॉग बना दे। तेरे मौसा जी कहाँ हैं? पूजा में। बस, और क्या ही क्या है जिंदगी भर। उनसे कहो कि जल्दी से फैक्ट्री चले जाएं। आज के दिन लड़का जल्दी घर आ जाता तो टेलर के यहाँ वो आता, सूट का ट्रायल लेना है। दिन भर तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री 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 सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। वेडिंग कार्ड्स का डिब्बा उठाकर मैं माँ के कमरे में आकर बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए डर लगता है। अकेलेपन में कभी कभी कितने ऊटपटांग विचार आते हैं। मौसी की तेज आवाज़ यहाँ तक आ रही है। शायद फैक्ट्री में फ़ोन किया जा रहा है। फैक्ट्री, द शर्मा स्टील वर्क्स, प्रोपराइटर एंड जनरल मैनेजर श्री हरि प्रसन्न शर्मा, बीकॉम। उद्घाटन के फोटोज़ का अच्छा खासा एल्बम तैयार हो गया। कोई स्थानीय अखबार नहीं बचा होगा जिसमें फ़ोटो नहीं छपे होंगे। अविवाहित युवा मेधावी जनरल मैनेजर की प्रशंसा में किराए से लेख लिखवाए गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रचार की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मौसी की दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ेगा। जब धड़ाधड़ वधु पिताओं के पत्र आने आरंभ हुए, हर पत्र के आने पर बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती, लाभ बढ़ाने के मदों पर विचार विनिमय होता। मौसा जी तो हमेशा की तरह तटस्थ बने रहते। संभावित पुत्र वधुओं की चित्र प्रदर्शन में एक दिन परिचित चेहरा भी सम्मिलित हो गया और मौसी ने निर्णय ले ही लिया। वह चित्र था सुलक्षणा पाठक का। यद्यपि रिटायर होने के बाद जज साहब का वैभव पहले का सा नहीं था, फिर भी यह रिश्ता और सबसे बेहतर था। मौसी का एक चिर संचित स्वप्न भी पूरा हो गया कि हरि के लिए भी ढेर सारे रिश्ते आए थे। सुलक्षणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था उसने यही देहरी पूज रखी होगी, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। और शायद ठीक ही कह रही होंगी वे। क्या कह रही है मीता?
माँ के पलंग से क्षीण स्वर से में प्रश्न आया। निमंत्रण पत्र का मसौदा बना रही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और तेरी मौसी क्या कर रही है? साड़ियों का ढेर लेकर बैठी है। वह साड़ियों में फॉल लगाने को कह रही थी, लगा दिए? लगा दूंगी, जल्दी क्या है? हाँ जल्दी क्या है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, लेकिन देख तो अभी से कैसी रौनक हो गई है घर में। और बात खत्म करते करते माँ सुबकने लगी। अब इसमें रोने की सी कौन सी बात है? मैंने खींचकर पूछा। आज मैं जैसे सब ने मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ही ठान ली थी। मनु के लिए दुख होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। पता नहीं कहाँ किस मंदिर में जाकर फेरे पड़वा लिए थे। बेचारे ने क्या क्या सोचकर रखा था, पर कुछ नहीं हो सका। आज उसके लिए आंसू बहाने की क्या तुक है माँ? मैंने बुझे स्वर में कहा। मन तो हो रहा था कि चीख कर कहूँ, माँ रोना ही है तो आज मीतू के लिए रो, मनु के लिए रोने का समय तो बहुत पीछे छूट गया। पुरुष होते हुए भी मौसा जी ने जो जान लिया था, उससे माँ होकर भी माँ अनजान कैसे रह गई? अपनी व्यथाओं के झुरमुट से एक बार तो बाहर आकर झांकती कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ के स्वभाव का भी कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तो बेला भाभी के लिए एक चैन भी उन्होंने नहीं दी थी। नलिनी के जन्म पर एक अंगूठी तक हम लोग भेज नहीं पाए थे, और अब गहनों कपड़ों का अंबार लग गया। कहाँ से हो रहा है यह सब? क्या मैं जानती नहीं? जिस फैक्ट्री का इतना ढोल पीटा जा रहा है, उसकी पोल भी मुझसे छिपी नहीं। नाना जी की जमीन एकाएक ऊंचे दामों पर बिक गई थी, और माँ ने अपना हिस्सा भी मौसी के नाम कर दिया था। स्टील फर्नीचर का कारखाना खोल लिया गया था, और बीकॉम के बाद क्लर्की के लिए वांटेड के कॉलम्स पढ़ने वाले हरी भैया एकाएक जनरल मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गए थे, और उस कुर्सी ने उन्हें भीतर बाहर कितना बदल डाला था। और मेरा सारा रोष माँ पर उमड़ पड़ा। तुम्हारा भी तो जवाब नहीं है माँ। मर्जी आएगी तो दूसरों के लिए घर लुटा कर रख दोगी, नहीं तो पेट जाए लड़के के नाम तुम्हारे पास कौड़ी तक नहीं निकलेगी। लोग भी तो कैसे चंट होते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसलाकर अपना काम खूब बना लेते हैं। मीता, माँ के स्वर में अप्रत्याशित कड़क थी। मैं सहमकर चुप हो गई। यह तुझे क्या हो गया है लड़की? आजकल तो इतनी जहरबुझी बातें कहाँ से सीख गई है? ये अपने पर आएगी भाषा कौन सिखा गया है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पुराना कर्ज उतार रही हूँ। इतना भी नहीं करूँगी तो सुख से मरना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ दिन में 3 बार या 2 बार मरने की तैयारी कर ही लेती थी, इसलिए मुझ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। और तुझे मौसी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है री? बरसों के बाद तो उसे सुख के दिन देख रही है। वह सारी जिंदगी सिवा गरीबी के देखा ही क्या है उसने? कभी मन भरकर ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। कितने कस्में दिला दिलाकर कभी एक चीज दे पाई हूँ उसे। इतनी स्वाभिमानी है वह। और माँ एकदम गलत भी नहीं कह रही थी। इस सारे ताम झाम के बीच भी मौसी एकदम सादगी से रहती थी। 30 त्योहारों पर माँ जिद करके उन्हें अपने गहने कपड़ों से सजाती, फिर उनका चेहरा अपने दोनों हाथों से उठाकर कहती, छोटी सच, भगवान ने कैसा राजरानी सा रूप देकर भेजा है तुझे धरती पर। लेकिन दीदी, किस्मत तो भिखारियों की दी है ना, उसका कोई क्या करे? मौसी अपने को छुड़ाकर कहती। यह बात खूब जोर से कही जाती जिससे मौसा जी उसे जरूर सुन ले। तब मौसा जी का चेहरा व्यथा से काला पड़ जाता और हमारी सारी सहानुभूति उन्हीं के साथ होती। माँ की बनारसी साड़ियाँ मौसी लौटाने आती तो माँ कहती, रहने देना, यहाँ भी तो पड़ी पड़ी सड़ ही रही है। ना जीजी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर सजेंगे भला? लेकिन औकात भी तो मुझे देखनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ इसलिए कि लड़के की जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ भीख मांगता फिरेगा। यह तो बड़े होने पर ही पता चला कि ये बातें माँ से कहने का बहाना भर होता था। असली रक्षा होते थे लड़के के पिता। मैंने तिक्त स्वर में कहा, पता नहीं नाना जी ने दोनों लड़कियों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया? वे तो कन्यादान करके छुट्टी पा गए, जिंदगी भर का काला पानी भुगतना पड़ा मौसा जी को। कोई खुशी से अपनी बेटी को कुएं में नहीं फेंक देता री। उसका इतना बड़ा सर्वनाश तो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण? हाँ, तुम्हारे पापा के कारण। कमरे में कुछ समय तक केवल मेरी चूड़ियाँ की खनक ही सुनाई देती रही। मनु के जन्म के समय की बात है। मैं 7वां लगते ही माता जी के पास हैदराबाद आ गई थी। तेरे पापा बेंगलोर में थे, वहाँ और कोई नहीं था, इसलिए मनु 4-5 महीने का हो गया तब भी मुझे उन लोगों ने भेजा ही नहीं। मैं भी मजे में थी क्योंकि तेरे पापा हर 15-20 दिन बाद आते रहते थे। वे आते थे तो घर में रौनक सी आ जाती थी। माता जी रसोई में घिरी रहती, छोटी अपनी जीजा के आगे पीछे घूमती रहती।
घर में छोटा और कोई नहीं था। सेवा का सारा भार उसी पर था और वे भी दिन भर शामली शामली का जाप किए रहते। तुम्हें बुरा नहीं लगता था? मैंने पूछा। बुरा लगने जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं। साली बहनोई का रिश्ता ही तो ऐसा ही होता है। और फिर मैं तो उस समय अपने ही रूप लावण्य पर रीझी हुई थी और एक बेटे को जन्म देकर सोचती थी मैंने स्वर्ग का राज्य जीत लिया। यह अकल ही नहीं थी कि पुरुष सिर्फ सौंदर्य पर ही नहीं रिझा करते, बुद्धिमती नारी का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता है। वे इतने विद्वान थे और मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय था, मनु, हमारा मुन्ना। छोटी और वे दिन रात गपशप किया करते और मैं दिन भर अपने लाडले को दुलराया करती, उसके लिए स्वेटर बुनती रहती। अपनी इस बेवकूफ़ी का ध्यान आया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी? मैंने धड़कते हृदय से पूछा, पर माँ को शायद मेरा प्रश्न सुनाई ही नहीं दिया। जब सारी बात पता चली तो पिताजी बुरी तरह घबरा गए। माताजी तो खाट से ही लग गई। मैंने पहले तो उसे खूब कोसा और फिर समझाया बुझाया। मनु को उसके पैरों पर डाल दिया, पर वह शेरनी की तरह अडिग ही रही। बोली, मैं तुम्हारा कोई हक छीन नहीं रही जीजी, लेकिन अपना अधिकार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा रे, उसकी हिम्मत देखकर तो हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। फिर क्या? जिस विश्वास पर वह जमकर खड़ी हुई थी वही जब भरभरा कर गिर पड़ा, तब कहीं जाकर वह अबॉर्शन के लिए राजी हुई। ओहो, और दूसरा उपाय ही क्या था? तेरे पापा तो मुँह छिपा गए थे। कंपनी में उन दिनों वे चीफ एडवाइज़र के पद पर थे और भी ऊंचा उठने के स्वप्न देख रहे थे। यह बदनामी उनका भविष्य खराब कर सकती थी। उन्होंने नैरोबी ब्रांच में ट्रांसफ़र मांग लिया। मुझे लिवाने भी नहीं आए। उनकी चिट्ठी पाकर पिताजी का कारकुन ही मुझे छोड़ आया था। इतनी निष्ठुरता! ऐसा ही होता है मीता। महत्वाकांक्षी पुरुष पता नहीं कितनों की भावनाओं को रोनता चला जाता है। उसे जरा भी मलाल नहीं होता। घर के पुरोहित का लड़का उसके आगे पीछे घूमता रहता था। पिताजी ने बहला फुसलाकर उसे से छोटी का ब्याह दिया। लड़की एक बार बदनाम हो जाए तो शादी में कितनी मुश्किलें आती हैं, तुझे तो पता नहीं। मौसा जी को पता था सब। क्या पता उसके मन की था किसी ने पाई भी है कभी? वे जरूर जानते होंगे। वे सबके मन को जानते हैं, तभी ना इतनी दूर आकर बस गए हैं। अपनी लंबी कहानी सुनाकर माँ निढाल होकर पड़ गई। मेरे मन में एक हाहाकार सा उठा। मैंने मचल कर कहा, माँ, यह सब मुझे सुनाने की भी क्या जरूरत थी? पापा की कितनी प्यारी इमेज थी मेरे मन में। तुमने उसे नष्ट कर दिया। उसे नष्ट करके तुम्हें क्या मिला? और मुझे सचमुच लगा कि माँ ने पुराने अन्याय का नए सिरे से प्रतिशोध लिया है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति से प्रतिशोध? छी! पापा की प्रतिमा के बनने बिगड़ने से अब क्या फर्क पड़ता है मीतू, लेकिन मौसी के लिए तो थोड़ा सहृदय होकर सोच सके, इसलिए यह सब कहना पड़ा। जरा सोच तो, वह अपनी बाजी जीत जाती तो आज कहाँ होती, और मैं अपने मनु को लेकर उसी की शरण में आने को बाध्य नहीं होती क्या? जरा सोच तो। क्या सोचना था मुझे? माँ ने तो सारी रामायण इसलिए सुनाई थी कि मौसी के प्रति मेरा आक्रोश कुछ कम हो, कुछ सहानुभूति उमड़ी। पर माँ के लिए कैसा लगा होगा फिर उस व्यक्ति के साथ दाम्पत्य निभाना। उसके बच्चों को जन्म देते समय क्या मौसी के अजन्मे शिशु की याद नहीं आई होगी? मौसी से मुंह छिपाकर तो अफ्रीका चले गए थे ये लोग, पर क्या अपने आप से बच सके होंगे? अपने आप को छल सके होंगे? विचारों का एक रेला सा उमड़ा आया था मन में। उसे सब प्रयास हटाकर मैं पुनः कुर्सी पर आकर बैठ गई। राइटिंग पैड सामने खिसकाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हरिप्रसन्न और सुलक्षणा का शुभ विवाह। रसोई में आकर मैंने चाय का कप उठाया ही तक मौसी ने कहा, हरितालिका है ना मीतू? ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने खिसियाकर कहा और कप रख दिया। पता है काकी, मीता इतनी सी थी तब से तीजा उपासी, पानी की बूंद तक नहीं लेती, मौसी ने मिश्रानी से कहा। हाँ, जानू नहीं कहीं, तभी तो शंकर भगवान प्रसन्न होई। मुझे तो उनके प्रसन्न होने की कोई खबर नहीं मिली। क्या शंकर भगवान का टेलीफोन आया है? ए बाबा, तबे मालूम नहीं पड़ी काई। अबे हाल तार वाली कागज देगी हो ना नानी भाई? मुझे सचमुच ही कुछ मालूम नहीं था। मैंने धड़कते दिल से मौसी की ओर देखा। इसे कहाँ से पता होगा काकी? सीधी बिस्तर से उठकर चली आ रही है। किसका तार था? मनीष का। पंचमी को तेरी सगाई हो रही है, वाजपेयी लोगों को लेकर वह आ रहा है। कौन, भैया आ रहे हैं? हाँ, फिर श्राद्ध पड़ जाएंगे तो सारे काम धरे रह जाएंगे ना, इसी से इतनी जल्दी है। मैं चुप ही रही। गर्मियों में भैया के यहाँ रायपुर से जिस युवक का साक्षात्कार हुआ था उसकी आकृति आंखों के सामने लाने का यत्न करने लगी।
लुगायों का जन्म बापड़ो ऐसे हुई है। बाप के घर को सुख 4 दिन को है, फिर तो परिया नानी बाई चली जावेगी तो सुनकर सुनना हो जाएगा। और काकी तो यूं बिसरने लगी जैसे मेरी डोली ही उठने वाली है। मैं मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाई। अपने कमरे में लौट जाने में ही मैंने कुशल समझी। बाई तो चली आ रहे ससुराल की करण स्वर लहरी सीढ़ियों पर भी मेरा पीछा करती रही। मीता, मौसी ने आवाज दी, अपनी भाभी से कहना 11 बजे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आएंगे, तैयार होकर नीचे आ जाए। दरअसल यह बात मौसी ने इतनी जोर से कही थी कि अपने कमरे में भाभी ने उसे जरूर सुन लिया होगा। इतनी सुबह उनके कमरे में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं हुई, पर मौसी नीचे पहरे पर खड़ी थी, इसलिए काम टाला नहीं जा सका। 2 बार हल्की दस्तक देने के बाद कमीन का संदेशा पाकर मैंने दरवाजा खोला तो स्तब्ध रह गई। भाभी अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वह भी आमलेट का। भाभी अंडे लेती है, हम लोग जानते थे। उनके छोटे से फ्रिज में 2-4 अंडे हमेशा पड़े रहते थे। अपने कमरे में अक्सर ही वे मनपसंद नाश्ता बनाकर लेती थी, पर आज भाभी आप शायद भूल गई हैं कि आज हरिताली का है। मैंने किसी तरह इतना कहा। नहीं नमिता जी, भूली तो नहीं। कुछ भी भूलने की सुविधा आपके यहाँ कहाँ है? मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी प्लेट को देखती रही। नाश्ते की बात सोच रही हो ना? वह तो एक एंटीडोट के रूप में ले रही हूँ। इस जन्म में जो सौभाग्य मिला उसे जन्म जन्मांतर तक बहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। स्तब्ध रह गई मैं। मन हुआ बेडरूम में झाँक कर देख लूँ, हरी भैया सुन तो नहीं रहे। भाभी ने किसी अंतर्यामी की तरह मेरे मन की बात पढ़ ली। हंसकर बोली, ननद रानी, क्यों अपने मन को कलेश दे रही हो? तुम्हारे भैया असल सूर्यवंशी हैं। सूर्य जब तक सिर पर नहीं चढ़ाता वे नहीं उठते। रात भर सड़कें नापने के बाद अभी अभी तो सोए हैं बेचारे। मुझसे यह निर्दय परिहास अधिक नहीं सुना गया। अपनी मुद्रा को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा, मैं तो मौसी का संदेश देने के लिए आई थी। 11 बजे पंडित जी आएंगे, आप तैयार होकर नीचे पहुंच जाए। आ जाएंगे भाई, पूजा की फॉर्मेलिटी भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नमिता, इस घर में बालू रेत के महादेव की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? हमारी पूजनीय अम्मा जी का अपने जीते जागते महादेव के साथ जैसा। अब और अधिक सुनना मेरे सामर्थ्य के बाहर था। बाहर आकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया ताकि आगे की बात मेरे कानों तक ना पहुँचे। कमरे में आकर मैं सुन्न होकर बैठी रही। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, भाभी में इतनी कड़वाहट आ गई। शादी होकर आई थी तब तो वे ऐसी नहीं थी। अपनी लजीली मुस्कान से तब घर भर को एक उजास से भर देती थी वे। हरी भैया तब भी कितने खिले खिले से रहते थे, लेकिन हथेली की मेहंदी भी न उतर पाई थी कि यह रंग उतरने लगा, यह मुस्कानें बुझने लगी। और इसके लिए सिर्फ मौसी ही उत्तरदायी हैं। एक दूसरे में खोया हुआ यह सारस का जोड़ा उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। दिन भर दरवाजे के पीछे देखकर वे क्रोध से भुनभुनाती रहती। कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह बैठती कि पास बैठी वह शर्म से गड़ जाती। एक दिन अकेले में मौसा जी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा कर कहा, बिटिया हरी से कहो कहीं घूम घाम आए, घर में तो फिर सारी जिंदगी रहना ही है। लेकिन यह क्या है? थोड़े से रुपए हैं बेटा, उन्होंने अत्यंत संकुचित होकर कहा था। मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकी। अपनी छोटी सी नौकरी में बड़े यत्न से जुड़ी हुई यह पूंजी उन्होंने बेटे की खुशी के नाम कर दी थी। लेकिन खुशी मिली कहाँ? हिम्मत करके हरी भैया ने गोवा घूमने का इरादा किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक तो उन्होंने अपने मन में ऐसा इरादा किया, मौसी को नाराज होने के लिए यही बहुत था। फिर मौसा जी के अनुदान ने तो आग में घी का काम किया था। बाप बेटे दोनों ही एक साथ कटघरे में खड़े हो गए। गोवा तो खैर वे लोग गए ही, क्योंकि पहली बार मौसी को पति के दृढ़ निश्चय से टक्कर लेनी पड़ी थी और वे हार गई थी। लेकिन घूमने का आनंद निर्मल नहीं रह सका। लौटने पर भी प्रेमी युगल का जैसा स्वागत हुआ, उससे बिखरे हुए हृदयों को पास लाने का संबल नहीं जुट सका था। शायद मौसी को सबसे ज्यादा ईर्ष्या उस प्रेम के आवेग से थी जो उनके दाम्पत्य जीवन को कभी सरोवर नहीं कर सका। संभवतः इसलिए उनका रूप बहू बेटे को लेकर इतना विकृत हो गया था। लेकिन हमेशा निर्लिप्त रहने वाले मौसा जी इस विवाह के बाद घर में रस लेने लगे थे। मौसी का कोई वाक्शर सीधा बहू पर ना पड़े, इसके लिए वे बड़े सजग रहते थे। बरसों बाद उनके स्वाभिमानी और निरीह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हुआ था जो बहू ने किया था। उनके कपड़े, उनका पूजा घर, उनकी पुस्तकें, उनका कमरा बहू के सुगढ़ हाथों के स्पर्श से दमकने लगे थे।
जैसा अकृत्रिम स्नेह वे देते थे वैसा ही प्रगाढ़ आदर उन्हें मिलता था। मुझे यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इसके आगे भाभी का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने बागीचे का कायाकल्प करना चाहा, रसोई नए सिरे से जमानी चाही थी, ड्राइंग रूम की सजावट बदलने का प्रयास किया, पर कहीं भी कुछ करने की अनुमति नहीं मिली। उनके साथ आया बहुमूल्य फर्नीचर भी उनके कमरे में कैद होकर रह गया था। यह आकाशवाणी है। दूर कहीं से प्रसारक की जुकाम में भीगी आवाज आई तो मैं चौंकी। बाप रे, 8 बज गए। ऊट पटांग बातों को सोचती रह गई और यहाँ कॉलेज का समय हो चला। दनादन सीढ़ियाँ उतर रही थी कर नीचे आई। रसोई में झाका पूजा पाठ से निवृत्त होकर मौसा जी पहली चाय ले रहे थे। मिश्रानी काकिया सुबह से ही मौसी की हाजिरी में थी। चाय उन्होंने खुद ही बनाई थी शायद। प्लीज़ मौसा जी 50-50 आपको मैं दोबारा बना दूंगी। और आज तो बिटिया का उपवास होगा ना, उन्होंने मेरे मग में चाय उड़लते हुए पूछा। सब छोड़ छाड़ दिया। दरअसल अब इन चीज़ों में बचपन की सी आस्था नहीं रही। मैंने दोबारा चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मौसा जी के सामने यह सब कहते हुए झिझक भी ना हुई। उनसे छिपा ही क्या था। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि परसों तुम्हारी सगाई है, भाई मुबारक हो। अब मुझे थैंक यू भी कहना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे मौसा जी, सबसे खुशी की बात तो यह है कि भैया इतने दिनों बाद घर आएंगे। हाँ बिटिया, मनीष को देखे अरसा हो गया तो कभी कभार जाती भी है उसके पास, पर बहन जी तो तरस गई होंगी। क्या कहने हैं बहन जी के, इतना ही प्यार होता तो क्या बात थी। मैंने कड़वाहट से भरकर कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। आज सुबह सुबह ये अच्छी खबर मिली थी और मैं खुश रहकर उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, मेरे मन में कुछ और है। पूजा सामग्री और दक्षिणा पोटली में बांधकर पंडित जी ने दरवाजे के बाहर पैर दिया ही होगा कि मौसी बरस पड़ी। 30 त्योहार पर तो ढंग से पहन ओढ़ लिया करो। जिसके पास नहीं होता वे लोग नकली गहने गुड़िया से घर भर लेती हैं, और इनके पास है तो दलिद्दर दिखाने में धन्य होती हैं। चौकी के आसपास रंगोली बनाती हुई भाभी का हाथ क्षण भर को कांप गया। चेहरे की रेखाएं कठोर हो आई, पर दूसरे ही क्षण उनकी उंगलियां पूर्ववत चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका यह पथरीला मौन ही मौसी को सहमा देता है। सामने बोलने वाले को तो चुटकियों में उठा देती है। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा, माँ भैया के लिए अपना कमरा खाली कर दूं, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अरे वह कौन सा महीना भर रहने आ रहा है, कहीं भी पड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों को कहाँ टिकाएगा, पता नहीं कितने लोग हैं। हॉल में इंतजाम कर दें या किसी होटल में ठहरा लें। क्यों छोटी, मुझसे क्या पूछती हो जीजी, घर का मालिक जाने और उनका काम जाने, अपन तो हुक्म के गुलाम हैं। मौसी ने रुखाई से कहा। भारी, घर की मालकिन तो गौ से सीधे हैं, वे कब हुक्म चलाते हैं, सारा तो तुम पर सौंप रखा है। बेचारे अपने ठाकुर जी को लेकर मगन रहते हैं, कभी किसी काम में दखल नहीं देते। तुम घर का मालिक किसे समझ रही हो, मीतू के मौसा को? वाह जीजी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। और मौसी विद्रूप भरी हंसी हंस उठी। तो क्या हरी के लिए कह रही है? उसकी तो 8-8 दिन मुझे सूरत ही नहीं दिखाई देती, पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा लौटे तो उससे कह देना जल्दी से कुछ व्यवस्था कर ले, अब समय ज़्यादा नहीं है। माँ का उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हरी कुछ नहीं करेगा जीजी। क्यों? मौसी के कंठस्वर से आशंकित होकर माँ ने पूछा। क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक मनीष है। उसे आने दो, जैसा कहेगा कर देंगे। मौसी ने जैसे 2 टूक बात कह दी। तो हमेशा उल्टी ही बात करेगी छोटी, इसमें उल्टा क्या है जीजी? अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता तो क्या यूं पर भरे शादी तय करता? मैं तो खैर कोई नहीं हूँ, पर तुमसे तो पूछ सकता था। बताओ भला, तुम्हें एक बार लड़का तो दिखा सकता था। ओ, अब समझी। माँ का तो बस बहाना भरता, ठेस तो मौसी के अभिमान पर लगी थी। उनके सहज अधिकार की भैया ने सीधे उपेक्षा जो कर दी थी। इस अपराध को थोड़ा सौम्य बनाने की गरज से मैंने कहा, पूछताछ की गुंजाइश ही कहाँ थी? तुम्हारी काली कलूटी लड़की को किसी ने पसंद कर लिया, यही तो गनीमत है। तुम लोग ठीक से देख परख सको इसलिए तो यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो प्रोग्राम क्या रायपुर में नहीं हो सकता था? पहले से कुछ पत्र तो देना चाहिए, एकदम तार ठोक दिया। मौसी अब कुछ कुछ नरम पड़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास है तुम्हारी कार्यकुशलता पर, इसलिए तो निश्चित है। मैंने मस्का मारा। उन्हें विश्वास है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। व्यवस्था कौन बड़ी बात है, सगाई का क्या, मैं तो 4 दिन में शादी खड़ी कर सकती हूँ। पर तेरे भैया से डर लगता है, पूरा सन की सैनिक और जिद्दी 1 नंबर का। पाठक लोग पहली बार आए थे, कैसा तमाशा किया था, याद है ना? मैं सहम गई। मौसी क्या सहज भाव से यह सब कह गई थी? मैंने कनखियों से भाभी की ओर देखा।
उनका गुलाबी चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होठ इतनी सख्ती से बिछे थे कि लगता था अब खून ही आ जाएगा। स्मृति का वह अध्याय निश्चय ही किसी भी लड़की के लिए अपमानजनक था। वे कुछ देर बुद्ध बनी बैठी रहीं, फिर एक झटके के साथ उठकर ऊपर को चल दी। उनसे दृष्टि हटाकर मैंने माँ को देखा। वे एकटक भाभी को देख रही थी। उनकी आंखों में क्या था, और मैं समझ गई कि मौसी ने यह सब सहज भाव से नहीं कहा था। भाभी के स्वाभिमान को डंक मारने का चाहे उनका उद्देश्य ना रहा हो, पर भैया के प्रति माँ के मन में जहर घोलना उनका मंतव्य था। यह काम योजनाबद्ध तरीके से वे बरसों से करती आ रही हैं। दर्जन भर लड़कियों में से सुलक्षणा को चुनने के पीछे भी शायद यही हेतु था। दिन भर वह माँ के सामने इसी घर में रहेगी और माँ कभी ना भूल पाएंगी कि मनीष ने उनके साथ क्या किया है। दूसरे दिन सुबह सुबह मौसी ने कहा, नीता भाभी से कहो कि जल्दी आरती कर ले और तो पूजा सिरा दे, बिना उसके गणेश जी कैसे विराजेंगे। मैंने तुनक कर कहा, बार बार मुझे उनके कमरे में मत भेजा करो मौसी, अच्छा नहीं लगता। दरअसल मुझे उस कमरे में जाते डर लग रहा था। रात घनघोर बारिश होती रही थी। मैं पढ़ने का बहाना करके नीचे जागरण में भी शामिल नहीं हुई थी। अपने कमरे की सांकल लगाकर चुपचाप पढ़ रही थी, पर बंद किवाड़ों को भेद कर भी बगल वाले कमरे की आवाज़ें अनचाहे सुनाई पड़ रही थी। निश्चय ही वह प्रेमालाप तो नहीं था। भाभी को पहली बार ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना था। बार बार एक प्रश्न हवा में तैरता आ रहा था, आखिर मुझे भी तो बताइए, इस घर में हमारी स्थिति है क्या? क्या उत्तर दिया था हरी भैया ने? नहीं सुन पाई मैं। जब रात ऐसी महाभारत वाली थी तो सुबह का आलम पता नहीं कैसा होगा, इसी से ऊपर जाना टाल गई मैं। रथ जगह के लिए मिश्रानी काकी यहीं रुक गई थी। वे ही इस समय काम आई। बड़े उत्साह से ऊपर गई और कुछ ही देर में लौट आई। लाड़ी उज्जैन जा रही दिखे हैं, कहीं कि महाराजा जी बीमार है। हरी, मौसी की धारदार आवाज घर में गूंजी। क्या है? सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर हरी भैया ने पूछा। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्हें देखा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे से हफ्तों नहीं मिल पाते थे। वे सोकर उठते तब मैं कॉलेज जा चुकी होती, वे रात को लौटते तब तक सारा घर सो चुका होता। जब जब उन्हें देख पाती हर बार लगता वे पहले से अधिक संवला गए हैं, दुबला गए हैं। तब प्राणों में कैसी तो मरोड़ उठती। बहू कहाँ जा रही है? मौसी का प्रश्न मेरी विचारधारा को तोड़ गया। मैं क्या जानूं, पूछ लो उसी से, हरी भैया ने सपाट स्वर में कहा। उसी से क्यों पूछूंगी, मैं तो तुझी से पूछूंगी। ये आग का गोला मेरे पल्ले बांधने से पहले पूछा था, अब क्यों पूछती हो? और मुंह फेर कर वे वापस अपने कमरे में चले गए। उनके आरोप से जड़ बनी मौसी वहीं खड़ी रह गई। मैं भाभी साहब के लिए रिक्शा लेने जा रहा हूँ, मंगीलाल ने कहा और छाता लेकर सबके सामने निकल गया। मौसी फटी फटी आंखों से देखती भर रह गई। घबराकर मैं पूजा घर की ओर दौड़ी। मनोयोग से चंदन घिसते हुए मौसा जी मानस पूजा का पाठ कर रहे थे। मौसा जी जरा बाहर आइए जल्दी से। भाभी पता नहीं क्यों एकदम उज्जैन चली जा रही हैं। आप कहेंगे तो रुक जाएंगी, आपका बहुत आदर करती हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। किंतु वे वैसे ही बैठे रहे। चलिए ना, मैंने व्यग्रता से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि वह मेरा आदर करती है? उस जैसी मनस्विनी का आदर पाने के योग्य मैं कहाँ हूँ? वह सिर्फ मुझ पर दया करती है। उस समय यह सारी चर्चा इतनी निरर्थक मालूम हो रही थी। हरी कहाँ है? अपने कमरे में। रोकना अगर चाहे तो वही रोक सकता है, चाहे प्यार से चाहे अधिकार से। मेरे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। रिक्शा रुकने की आवाज़ आई और मैंने हताश होकर ऊपर देखा। बाहों पर रेनकोट और हाथ में सूटकेस लेकर भाभी उतर रही थी, लेकिन दरवाजे के भीतर जिसने प्रवेश किया वह मांगीलाल नहीं था, वे भैया थे। आते ही चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ, भैया आए हैं, मैंने खुशी से किलक कर कहा और उनके कंधे पर झूल गई। माँ और मौसी दौड़ी आई और हम तीनों चारों प्यार के सैलाब में बह से गए। सीढ़ियों पर बुद्ध बनी खड़ी भाभी की और किसी का ध्यान नहीं गया। भाभी जी, रिक्शा आ गया है, मंगीलाल ने एकदम आकर कहा और तब हमें होश आया। किसके लिए रिक्शा आया है? सुलक्षणा के लिए? क्यों, कहाँ जा रही है? भैया ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उज्जैन जा रही है। क्यों, कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही पिताजी से मिलने जा रही हैं, मैंने यत्न पूर्वक कहा। तब तो रुक सकती है, यह फंक्शन हो जाए फिर मैं खुद जाकर उसे छोड़ाऊंगा। मंगीलाल यह रुपया दे और रिक्शा लौटा दे।
दूसरे ही क्षण भाभी के कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि मैं कांप उठी। सोचा भैया से कह दूं उन्हें जाने दो, जबरदस्ती किसी को रोकने में क्या तुक है। लेकिन आते ही सारी रामायण सुनाकर उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन इतना सब्र शायद औरों से नहीं हो सका। शाम को भैया ने कहा, चल मीतू थोड़ा घूम आए। बरसात में इंदौर घूमने लायक तो कतई नहीं रह जाता, पर भैया साथ थे इसलिए सब कुछ सुहावना लग रहा था। ओवरब्रिज पार कर हम लोग आइडियल में जाकर बैठ गए और स्थानों की अपेक्षा यही थोड़ा एकांत था। भैया शायद इसके लिए तरस गए थे। ऑर्डर दे चुकने के साथ ही बोले, अब थोड़ा चैन आया, घर में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है। कहने को इतनी बड़ी कोठी है। फिर थोड़ा रुककर बोले, मीता हरी को क्या हो गया है? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासकर उसकी पत्नी मौसी बता रही थी कि उसका व्यवहार एकदम, वह बिल्कुल ठीक है, बस भ्रांति की शिकार हुई है। यही सब सारे असंतोष की जड़ है। जो सब्जबाग उन्हें दिखाए गए थे सब के सब नकली। फैक्ट्री का क्या हुआ? भैया ने पूछा। अभी चल रही है जैसे तैसे, पर हरी भैया वहाँ हफ्तों तक झांकते भी नहीं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। रात गए घर लौटते हैं। अजीब अजीब से तो दोस्त पाल रखे हैं बेचारा। दरअसल वह लड़का बिजनेस के लायक था ही नहीं, वैसी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इससे तो कहीं नौकरी में लग जाता तो ठीक रहता। भैया के स्वर में सहानुभूति का पुट था। उनकी अम्मा की महत्वाकांक्षाओं का भी तो पार नहीं है, मैंने कड़वाहट से कहा। यही तो रोना है। बीवी से भी तो उसका स्वभाव मेल नहीं खाता। उसे तो कोई घरेलू लड़की ही सूट करती, लेकिन यह काफी महत्वाकांक्षी है। पता है, उसने हरी से कहा है कि अब वह दूसरों की छत के नीचे नहीं रहेगी। कल का सारा इतिहास मेरे आंखों के सामने घूम गया। मैंने हौले से पूछा, आपने कैसे जाना? मौसी ने ही बताया है। और मीता, एक बात मेरे मन में आई है। क्या? तुम्हें कोई अगर आपत्ति ना हो तो यह मकान मैं हरी के नाम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारी शादी के बाद। दर्द का एक बड़ा सा घूंट मेरे गले में अटक गया। बरबस अपने आंसू रोकते हुए मैंने पूछा, और माँ? माँ मेरे पास रहेगी। किसी ना किसी दिन तो उन्हें यह फैसला करना ही है। जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। उनसे पूछ लिया? हाँ, एक तरह से यह प्रस्ताव उन्हीं की ओर से आया है। पता नहीं माँ यह किस जन्म का कर्ज उतारती जा रही है। मैंने तड़प कर कहा, आपको इस तरह बेघर करने का उन्हें क्या हक है? जिस दिन पापा की मृत्यु हुई थी मीता, बेघर तो मैं उसी दिन हो गया था। यह घर कभी मेरी आत्मा को स्वीकार ही नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियां उदास कर जाती हैं सिवा तेरे। और उन्होंने मेरे माथे को प्यार से थपके याद दिया। और यह मत भूलो मीतू कि यदि मौसी जीवन की बाजी जीत गई होती तो यह घर आज उन्हीं का होता। मैं और माँ आश्रय के लिए शायद उन्हीं का मुंह धोते रहते। भैया, आप भी यह सब जानते हैं? मैंने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ मीता, और दुख की बात तो यह है कि यह सब मैं अपने आप जान गया। कितनी छोटी आयु में मैंने घर के वातावरण से इस कहानी के बीच चुन लिए थे। माँ ने पापा को कभी क्षमा नहीं किया था। उनकी इस इकलौती भूल को वे किसी अमोघ अस्त्र की तरह समय असमय प्रयोग करती रहीं। और पापा बेचारे तब कितने असहाय नजर आते थे। सच कह रहे हैं? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। और वह एक दिन तो आज भी ज्यों का त्यों मेरे मन में अंकित है। उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। पापा सिर दर्द के कारण ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। माँ चाहती थी कि वे सुनीता को स्कूल से लिवा लाए। पापा कह रहे थे स्कूल में फ़ोन कर दो, किसी के भी साथ चली आएगी। बस इसी जरा सी बात को माँ ने इतना तूल दे दिया, क्या क्या तो कह डाला। पिछले सारे आरोपों को फिर से दोहरा गई। कह डाला कि बच्चों के प्रति उनमें जरा भी ममता नहीं है। मजबूर होकर पापा ने गैरेज से गाड़ी निकाली थी और वे सुनीता को लिवाने चले गए। और स्कूल से लौटा था उनका और सुनीता का छिन्न विच्छिन्न शरीर। सिहर कर मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। स्मृति की क्षीण रेखाएं कल्पना के सहारे कैसे कैसे चित्र बनाने लगी थी। रो मत मीता, अब यह बिसरा हुआ अतीत है, भैया ने खुरदुरे स्वर में कहा। मैंने भीतर ही भीतर अपने आंसू सोख लिए। एक गहरा मौन हम दोनों के बीच फैल गया। माँ शायद अपने को अब तक क्षमा नहीं कर सकी हैं बेचारी। कुछ देर बाद कॉफ़ी सिप करते हुए मैं कह रही थी, हाँ, और यह पछतावा उनके साथ जीवन भर रहेगा। अन्याय तो माँ के साथ भी कम नहीं हुआ था, पर परिस्थितियाँ सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ गईं। मैंने माँ के प्रति आर्द्र होते हुए कहा, अन्याय तो हुआ था, पर उन्होंने जिस तरह पापा को सताया,
वह भी तो कम भयानक नहीं था। अगर क्षमा नहीं कर सकती थी तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। कम से कम वे दो प्राणी तो सुख से जी लेते। मैं तो हैरान हूँ, मौसी भी अपने मन की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकी। इस अनमेल विवाह से तो एकाकी जीवन कहीं अधिक अच्छा होता। कम से कम जीवन में शांति तो होती, सुकून तो होता। अकेले रह लेना इतना सरल है भैया? हम लोगों को इतनी आज़ादी कौन देता है? विवाह भी कई बार विवशता बन जाता है। कहते कहते मेरा कंठ इतना भीग गया कि भैया मुझे देखते रह गए। उनकी पारदर्शी आंखें मेरे भीतर तक उतर आईं। एकाएक मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, सच कहना मीता, क्या तुम हरि को लेकर भावुक रही हो? क्या उत्तर था मेरे पास? तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं पगली? वहां मैं अपनी घर गृहस्थी में खोया रहा और यहाँ तुम अपने आप में इस तरह घुलती रही। क्या कभी क्षमा कर पाऊंगा मैं अपने आप को? जो भी हो भैया, हम लोग यह विषय समाप्त नहीं कर सकते प्लीज़। और यह कहते हुए मेरा स्वर कांप गया। विषय तो सचमुच समाप्त कर ही देना है। बीते हुए को साथ घसीटने से सिर्फ दुख ही हाथ आएगा और उसकी आस तुम्हारे हमराई को भी लग सकती है। यह अन्याय तुम कभी मत करना, क्योंकि इसकी विभीषिका तुम रोज देख रही हो। मेरे लिए इतना करोगी न मीता? भैया मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। जीवन में पहली बार लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे सिर पर भी पिता का छत्र है। सगाई का मुहूर्त तो शाम का निकला था, पर पंचमी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल हो गई। नौकरों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। कभी मौसी और कभी भैया की पुकार पर इधर उधर दौड़ रहे थे। भैया की दौड़ धूप का तो अंत ही नहीं था। निमंत्रणों से लेकर बिछायत की व्यवस्था तक सब उनके जिम्मे। मौसी भी कम व्यस्त नहीं थी। भैया ने बड़ी चतुराई से सर्वाधिकार उन्हें सौंपकर खुश कर दिया था। आश्चर्य तो यह था कि माँ भी छिटपुट कामों में हाथ बटा रही थी। करने को तो इतना सारा काम था, पर संकोच के मारे मुझसे कुछ करते नहीं बन रहा था और सब ओर से आंखें मूंदकर कमरे में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मट्टी का टेबल क्लॉथ लेकर वहीं बरामदे में बैठ गई। भैया हॉल में बिछायत लगवा रहे थे। मिसरानी काकी के बच्चे गुब्बारे फुलाने का काम बड़े शौक से कर रहे थे। मनीष, एकाएक मौसी ने दरवाजे से खड़े होकर कहा, यह तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? यह कालीन इस कोने में क्यों लगा दिया? लड़की का मुंह दक्षिण को हो जाएगा। तो अब यह उत्तर दक्षिण मुझे नहीं आता मौसी। तुम लोगों से कहता हूँ 5 मिनट यहाँ खड़ी रहो तो पता नहीं अंदर क्या करने लग जाती हो। अब यह काम होने तक यहाँ से जाना नहीं। अंदर कितना काम बड़ा है भैया। टेंट हाउस से क्रॉकरी आकर पड़ी है, उसे पहुंचना है, मिठाइयों की पेटियां खोलनी है, थाल जमाना है, पंडित जी का सामान तैयार करना है। घर में बहू के होते हुए तुम इन छोटे मोटे कामों में सिर क्यों खपाती हो? भैया ने कहा। क्या कहने, एक बार नीचे उतरकर झांका भी है उसने। अच्छा मीतू, भाभी को बुलाकर तो ला, भैया ने कहा तो इतना गुस्सा आया। मैं सुबह से यहाँ फालतू बैठी हूँ, मुझसे कोई काम करवाइए ना आप लोग। मैं नहीं बुलाने जाऊँगी किसी को। मैंने तो नक्कर कहा, ठीक है तो मैं जाता हूँ। और सचमुच वे दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से उनके साथ साथ पहुँच पाई। भाभी, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? उन्होंने उपन्यास से सिर उठाकर बेफिक्री से पूछा। मैं बुला रहा हूँ। दरवाजे के बाहर से भैया का दबंग स्वर आया तो हम दोनों ही क्षण भर को सकपका गई। शाम को मीतू की सगाई का कार्यक्रम है। 3 बजे तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। और अभी अगर मौसी चाहे तो उनका भी हाथ बटा लो। इतना कहकर भैया नीचे जाने के लिए उतर चुके थे कि भाभी तेजी से बाहर आई और बोली, यह मालिक मकान का आदेश है? हाँ, आदेश ही समझ लो। मालिक ना सही, घर का बड़ा लड़का तो मैं हूँ। बड़ी सहजता से भैया ने कहा और नीचे उतर गए। बाद का नाटक देखने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में अपने को बंद कर लिया। नियोजित वर महोदय की तस्वीर के सामने रखकर देखती रही और उसे मन में उतारने का प्रयास करती रही। पता नहीं कब भैया इस कमरे में रख गए थे ये तस्वीर। 2:30 बजे से ही माँ मौसी मुझे तैयार करने का संकल्प ले बैठी। कभी जूड़ा, कभी चोटी, कभी ढीली, कभी कसी। किसी तरह संतोष नहीं हो रहा था। माँ ने अपने 3-4 सेटों निकालकर मेरे लिए रख दिए। दोनों ने अपनी कीमती और चटक साड़ियों को मेरे सामने अंबार लगा दिया। दोनों बहनें तो चंपई वर्ण की थी। ये साड़ियाँ उन पर सचमुच बहुत फबती थीं, पर मेरा नाम तो कॉलेज में ब्लैक रोज ऑफ अफ्रीका पड़ा हुआ था। यह उन्हें कैसे समझाती। उन साड़ियों की ओर तो झांकते हुए भी डर लग रहा था। माँ का तो सारा वार्डरोब भी पुराने फैशन का था। बरसों बंद रहने के कारण उन कपड़ों में अजीब सी गंध भर गई थी। भैया किसी काम से अंदर आए तो मैंने याचना की दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे मेरी परेशानी समझ गए
और खुद उस ढेर को उलट पुलट करने लगे। तभी सुगंध का एक झोंका सा भीतर आया और उसके साथ ही यह प्रश्न भी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम सभी की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गईं। वहां जैसे महालक्ष्मी की अलंकृत प्रतिमा ही उतर आई थी। नाजुक जरी वर्क की साड़ी में भाभी को पहली बार देखा था। पिछली दिवाली पर यह उनके पीहर से आई थी, पर एक बार भी उन्होंने नहीं पहनी थी। एक अजीब सा विराग उन पर आ गया था। पहनने ओढ़ने का कोई शौक ही नहीं रहा था। महीनों उनके चेहरे पर मेकअप की हल्की परत भी दिखाई नहीं देती थी, पर आज जैसे उन्होंने सारी कसर निकाल ली। गर्वोन्नत मुद्रा में द्वार पर खड़ी हुए पल भर सबको अभिभूत कर गई थी। उनके इस आयोजन को सार्थक करते हुए सबसे पहले भैया ने ही सहज स्वर में कहा, वाह, इसे कहते हैं तैयार होना। सुलक्षणा, अब जरा मीतू को संभाल लो, ये दोनों बहनें तो उसका कार्टून बनाने पर तुली हुई हैं। इतना कहकर जब वे बाहर चले गए तो लगा मैं एकदम अजनबी हाथों में सौंप दी गई। 4 दिन पता नहीं कैसे फुर से उड़ गए। भैया के जाने का दिन आ पहुंचा। मैं भारी मन से उनके आसपास ही मंडरा रही थी। सोच रही थी उनके साथ का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दूंगी। आपने बुलाया था? दरवाजे के बाहर खड़े होकर भाभी ने कुछ इस अंदाज से पूछा जैसे उन्हें बुलाकर कोई अपराध किया गया है। आओ सुलक्षणा, बैठो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। भाभी भीतर तो आ गई पर बैठी नहीं। दीवार के सहारे खड़ी ही रही, मानो कह रही हूँ जो कुछ कहना है जल्दी से कह सुन लीजिए। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ। दहेज का सारा सामान तुम लोगों को ही खरीदना है। मैं तो बिल्कुल समय पर ही आ पाऊंगा। माँ और मौसी के भरोसे यह काम नहीं छोड़ सकता। ऊट पटांग सामान खरीद कर घर भर देंगे। ये अभी कुछ रुपए रख लो, जाते ही और भेज दूंगा। भैया ने उनकी ओर लिफाफा बढ़ाया भी, पर वे उसे अंधे खाकर खाट की तरह खड़ी ही रह गई। सुलक्षणा, क्या सोच रही हो? आप यह काम उन्हें नहीं सौंप सकते? भाभी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। या आप भी उन्हें किसी लायक नहीं समझते? उनके स्वर की तलखी परेशान कर देने वाली थी, पर भैया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चाहता तो यही था, पर तुम्हारे उनका पता ठिकाना कहाँ से पाऊंगा? मुझे तो शक है तुम्हें भी उसके बारे में कुछ पता है। भाभी के पास कोई उत्तर नहीं था। आया था उस दिन, सिर्फ एक झलक उसकी देखी थी और देखकर खुशी भी नहीं हुई। चाहता था कि पास बिठाकर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पास शायद फालतू बातों के लिए समय नहीं है, ठीक है ना? और फिर एकाएक गंभीर स्वर में बोले, भैया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सुलक्षणा। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें प्रश्न बनकर फैल गईं। अपनी गृहस्थी का ये कैसा मजाक बना डाला है तुमने? हरी किस रास्ते पे जा रहा है कुछ पता भी है तुम्हें, या तुमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी? उत्तर में भाभी के होठ सख्ती से भिज गए। मुझे वहां बैठना अजीब सा लगने लगा। उठकर चला जाना शायद और भी अशोभन लगता। मैं बेमतलब भैया के सूटकेस को उलट पुलट करती रही। विवाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं? तुम्हारी बेरुखी देखकर मुझे हैरत होती है। भैया ने फिर कहा, विवाह से पहले तुमने इन दायित्वों के बारे में सोचा तो होगा। और भाभी जैसे एकदम फट पड़ी। सोचा क्यों नहीं था, लेकिन विवाह किया था मैंने एक पुरुष के साथ। तब यह नहीं सोचा था कि जिसका वर्ण कर रही हूँ वह मात्र रबड़ का बबुआ है, जिसके पास ना अपनी कोई संवेदनाएं हैं, ना आस्थाएं, ना आकांक्षाएं। वह न ढंग से प्रेम कर सकता है, ना घृणा। इस तरह शून्य में कितने दिन जिया जा सकता है, बताएंगे? उनके प्रबल भावावेग के सामने हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद भैया ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा, मनुष्य का स्वभाव अपने आप नहीं बन जाता सुलक्षणा, उसका भी एक इतिहास होता है। हरि का बचपन बहुत सुगत परिस्थितियों में नहीं बीता है। हो सकता है कुछ ग्रंथियां उसके मन में हो, लेकिन यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, बल्कि उसे तो तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। पूजनीय भाई साहब, मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूं जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। भाभी का व्यंग भरा स्वर तिलमिला देने वाला था। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि उनकी आत्मा में कोई चिंगारी शेष है या नहीं। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक सकते थे। अगर क्रोध में आकर मेरा रास्ता रोक लेते तब भी मुझे खुशी होती, लेकिन उनकी मानसिक जड़ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वे टुकुर टुकुर देखते रह गए। और आप चाहते कि मुझे उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। खैर आपके उपदेश मात्र से के लिए मैं आभारी हूँ। आशा है दूसरों को अपनी जिंदगी जीने की सुविधा भी कभी कभी देते रहेंगे। भाभी निमिष भर में कमरे में से आलोप हो गई, पर उनके दर्प भरे अस्तित्व का बड़ी देर तक भान होता रहा। और एकाएक मुझे भान हुआ कि वे भैया का कितना बड़ा अपमान कर गई हैं। रोष में भरकर मैंने कहा,
क्या जरूरत थी आपको इस पचड़े में पड़ने की? उन्होंने कभी किसी की बात मानी है आज तक? हरी भैया उन्हें आग का गोला कहते हैं। आग का गोला? सचमुच यह तो भभकता हुआ ज्वालामुखी ही है। पता है उसे मैंने क्यों बुलाया था? मैं घर के बारे में भूमिका बांधना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उसका इतना बड़ा अपमान करने का साहस नहीं बन पड़ा मेरा। भैया गंभीर होकर बोले, इसमें अपमान भला क्या होता? बल्कि नहीं, तू समझती नहीं है मीतू। उसकी जाति के लोग दान पत्रों से अपमानित ही होते हैं मीतू। भैया को सियाफ करके लौटने के बाद अपने कमरे में बैठी मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वे मेरे पास ही पलंग पर आकर बैठ गई थी। उस अनजाने सामीप्य से ही याद आया कि उन्होंने हमेशा की तरह नैमित्या जी कहकर आवाज़ नहीं दी थी। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। उन्हें मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाई थी। एक बात कहनी थी। जी कहिए। अभी अभी मन में बात उठी है तो कहने चली आई। बाद में पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं। कहिए भी। अपने भाई साहब को पत्र लिखोगी ना, तब मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे इतना कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह बात उनके सामने कहती तो शायद वे ज़्यादा खुश होते। पता है कितने बुरे मूड में यहाँ से विदा हुए वे। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है। वे बात कर रहे थे तो मुझे लगा अपना अधिकार जता रहे हैं और मेरा खून खौल गया। यह तो बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि अधिकार तो उनका फिर भी हम पर है, बड़े जो हैं। हाँ, और उसी प्यार के अधिकार से वे दो बातें कर लेना चाहते थे। पर आपके तो मन में पता नहीं कैसा पूर्वाग्रह बैठ गया है। मैंने तुनक कर कहा। कितनी बड़ी बात कहने जा रहे थे आपसे, पर आपने मौका ही नहीं दिया। क्या बात थी? वह यह घर हरी भैया के नाम करना चाहते थे। क्या? भाभी चीखी और एकदम उठ खड़ी हुई। सच कह रही हो नमिता? हाँ, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जिद पूरी हुई। अब से आपको किसी और के घर में रहना नहीं पड़ेगा। तो यह मेरी शान में हो रहा है? नमिता, अभी अभी मैं तुम्हारे भाई साहब से क्षमा मांगने आई थी, लेकिन लगता है अब कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है। अपना, इसमें अनहोनी क्या है? फिर उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? इसमें आडंबर क्या है भाभी? यह तो बल्कि एक और उपकार, यही ना? पिछले एहसानों के बोझ से दबे हैं अब तक हम लोग। इसके बाद तो शायद कभी सिर ही नहीं उठा सकेंगे। एक तरह से मेरी उम्र कैद का फरमान हो गई है। क्या अनशन पके जा रही हैं आप? एहसानों की भाषा में हमने कभी सोचा भी नहीं। यही तो आपका बड़प्पन है। देते जाएंगे और कभी जबान पर नाम ना लाएंगे, लेकिन हमारे लेते रहने की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। सच कहती हूँ नमिता, मैं किराए के 2 कमरों में भी गुजारा कर लूँगी, बशर्ते वह घर मेरा हो, जहाँ हर पल यह भान ना होता रहे कि हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कौर के साथ यह ग्लानि ना लिपटी रहे कि हम किसी और का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न खाते खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है, पर मुझ में अभी कुछ स्वत्व शेष है। तभी तक मुझे यहाँ से चले जाना है। कहते कहते भाभी बुरी तरह कांप उठी। उनका चेहरा एकदम श्रांत क्लांत हो गया था। आंखों की कोरें भीग गई थी। आप बेकार परेशान ना हो, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। भैया समझ गए थे कि आपको इस बात से दुख होगा, इसलिए फिर चुप रह गए थे। भाई साहब बहुत समझदार हैं, उन्होंने थके स्वर में कहा। उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दे देना और कहना, इतने उपकार किए हैं तो एक और कीजिए, अंतिम, हम लोगों को निकाल बाहर कीजिए। छी भाभी, कैसी बातें करती हो? मैंने मीठी झिड़की दी। सच कह रही हूँ नमिता, 2 पीढ़ियाँ इस घर में राख हो चुकी हैं। तीसरी को मैं आग में नहीं झोंक सकती। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। तीसरी पीढ़ी? हाँ, महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह प्रवेश का मंत्र सीख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का मंत्र दे रहा है। तुम्हारा अभिमन्यु? ओ भाभी, हाउ स्वीट। और मैं दोनों भाई उनके गले में डालकर झूल गई। हरि के अजन्मे शिशु के प्रति यह कैसी ममता उमड़ आई थी।